Hello everyone, welcome to V Educator. Myself Vikas Chaudhary, your chemistry educator. तो इन सेशंस में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रेजोनेंस टॉपिक को लेके चल रहे हैं। जैसे प्रीवियस दो वीडियो में रेजोनेंस की डेफिनेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या है, इन सब चीज़ों को हमने देखा। कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस भी पढ़े जहाँ से डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस बनते हैं या रेजोनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में वो कंडीशंस आपके काम आती है। तो उसी तरीके का एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन आज लेके चलेंगे। तो आज का अपना टॉपिक है रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो पहले तो अगर हम रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो रेजोनेंस की थोड़ी सी डेफिनेशन में आपको एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ कि उसी से अपने को मालूम चलेगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड का नीड क्या है रेजोनेंस में और किस तरह से इसको कोरिलेट किया जा सकता है। तो रेजोनेंस का मीनिंग होता है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन या पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। अब ये देखिए कि अगर किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे पे डीलोकलाइज करेगा तो एक से ज्यादा स्ट्रक्चर कंपाउंड शो करेगा और उन स्ट्रक्चर्स को हमने नेम दिया था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या उनका एक और नेम दिया जा सकता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी। तो रेजोनेटिंग और कैनोनिकल स्ट्रक्चर किसी भी कंपाउंड में अगर हम जनरेट करें, अभी देखिए कि अगर सिंपल में एक बेंजीन का एग्जांपल लूं तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को चेंज अगर किया जाए तो बेंजीन कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको क्रिएट करके देगा? दो। तो पहले तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड में बनते हैं ये रियल हैं या फिर ये इमेजिनेटिव एक स्ट्रक्चर कहे जा सकते हैं। तो पहले तो अगर मैं इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करूं तो किसी भी कंपाउंड में रेजोनेटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर ये परफेक्टली इमेजिनेटिव स्ट्रक्चर होते हैं। दैट मीन्स कि कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, बॉन्ड एनर्जी को, बॉन्ड ऑर्डर को या बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए ये स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। दैट मीन्स कि रेजोनेंस इज ए हाइपोथेटिकल फिनोमेना और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस बेस पे कहा जा सकता है इमेजिनेटिव, या ये पूरी तरीके से काल्पनिक एक स्ट्रक्चर हो गया। तो बेंजीन ने ये दोनों स्ट्रक्चर बनाए जिनका नेम है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इनको इमेजिनेटिव स्ट्रक्चर बोल रहा हूं तो स्ट्रक्चर 1 और 2 के कॉन्ट्रीब्यूशन से अगर हम बात करें तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली कॉन्जुगेटेड पोजीशन पे डीलोकलाइज होंगे। दैट मीन्स की बेंजीन में अगर मैं सेंटर के न्यूक्लियस के अराउंड बात करूं तो लगातार ये पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूरे रिंग में चलेगा। और अगर इस पाई इलेक्ट्रॉन के फ्लो को एक डॉटेड लाइन से हम एक्सप्रेस करें तो दैट मीन्स कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये पाई इलेक्ट्रॉन लगातार रिवॉल्व करेगा और यही फिनोमेना है बेसिकली रेजोनेंस। तो मैंने स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2 को मिला के एक तीसरा स्ट्रक्चर बना दिया जिसमें कंप्लीट एक इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन एक्सप्रेस यहाँ पे अपन कर पा रहे हैं कुछ इस मैनर में। तो ये जो तीसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने पहले और दो को कंट्रीब्यूट करके बनाया है दैट विल बी नेम्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड। और हाइब्रिड के बिहाफ पे इसको बोला जा सकता है अनुनादी संकर संरचना भी। अब देखो कि इन दोनों को तो मैंने बोल दिया कि ये इमेजिनेटिव है, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन से जो एक तीसरा स्ट्रक्चर बनाया वो है रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये वो स्ट्रक्चर है जिसको बोला जा सकता है एक रियल स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड वो स्ट्रक्चर है जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के कंट्रीब्यूशन से बनेगा और इस कंट्रीब्यूशन से जो स्ट्रक्चर बन रहा है ये रेजोनेंस में कौन सा आ जाएगा? हाइब्रिड। तो अब अगर मेरे सामने किसी भी कंपाउंड को मुझे एक्सप्लेन करना है जिसमें रेजोनेंस है, दैट मीन्स कि मुझे बॉन्ड एनर्जी एक्सप्लेन करना है, बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन करना है, या फिर बॉन्ड ऑर्डर की मुझे बात करनी है, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो सारी इंफॉर्मेशन मुझे देगा जो किसी भी रेजोनेंस से रिलेटेड मॉलिक्यूल में रिक्वायर्ड है। तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कनेक्शन क्या है, किस तरीके से हाइब्रिड बनाया जा सकता है और हाइब्रिड से क्या क्या प्रॉब्लम्स अपनी रेजोनेंस में सॉल्व हो सकती हैं। अब देखो कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1 और 2, कहीं ना कहीं दोनों स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो कि दिखने में सेम ही है, दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों में अल्टरनेटिव पोजीशन पे तीन तीन पाई बॉन्ड है। तो इन दोनों को अगर मैं सेम स्ट्रक्चर बोल रहा हूं तो सेम स्ट्रक्चर है इसका मतलब इन दोनों का जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा वो भी क्या होगा? सेम होगा। और अगर थर्मल स्टेबिलिटी सेम है तो हाइब्रिड फॉर्मेशन में इन दोनों स्ट्रक्चर का जो एक रोल होगा, जो कंट्रीब्यूशन होगा या फिर जो योगदान होगा वो भी कहीं ना कहीं सेम होगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि हाइब्रिड जब मैंने क्रिएट किया तो 50% कॉन्ट्रीब्यूशन तो पहले स्ट्रक्चर का है
और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं किसी स्ट्रक्चर का अपने को मिलेगा सेकंड का। तो अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इक्वल हैं या इक्वली स्टेबल हैं तो इनका हाइब्रिड बनाने में रोल भी क्या है, सेम है। आप देखो कि एक और कंपाउंड में एक एग्जांपल अपन ने लिया RCOO-, विल बी नेम्ड एज कार्बोक्सिलेट आयन। तो इस कार्बोक्सिलेट आयन में अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो पहले तो हम ये कह सकते हैं कि रेजोनेंस है तो कॉन्जुगेशन नीडेड है। तो ये नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड के साथ या डबल बॉन्ड के साथ कहीं ना कहीं कॉन्जुगेशन है, इसका मतलब रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस का मतलब क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी से कहां पे मूव करता है, लो डेंसिटी पे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बेसिकली ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज होगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अगर गया है तो ये ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल, और अगर सेकंड वाले ऑक्सीजन पे ये डिलोकलाइज होके पहुंच रहा है कुछ इस मैनर में, तो हम ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज का जो अगला पोजीशन है वो इस ऑक्सीजन पे लोकेट होना चाहिए। तो पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमने किया, और इस पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग फ्लो या डिलोकलाइजेशन से इस आयन ने भी अपने को कितने स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रोवाइड करके दिए, ये दो स्ट्रक्चर बने। तो अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बोक्सिलेट आयन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, दो, लेकिन ये दो तो इमेजिनेटिव हो गए। अब अगर मैं रियल स्ट्रक्चर की बात करूं या हाइब्रिड की बात करूं, अब देखो कि रियल स्ट्रक्चर का मीनिंग सिंपल इतना है कि ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो है ये एक डॉटेड लाइन से अपन एक्सप्रेस करेंगे, और एक तरह से ये वो एरिया हो गया जहां पे पाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो या रेजोनेंस शो हो रहा है। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बारी बारी कितने ऑक्सीजन पे आप इसको शो कर रहे हो, दो जगह। तो इसका मतलब है कि दोनों स्ट्रक्चर को मिला जुला के ये जो तीसरा स्ट्रक्चर मैं बनाऊंगा या जो रियल स्ट्रक्चर में बनाऊंगा इसको आप क्या नेम दोगे, रेजोनेंस हाइब्रिड। और अगर एक नेगेटिव चार्ज दो ऑक्सीजन पे डिवाइडेड होगा तो किसी एक के हिस्से में कितना चार्ज आना चाहिए, -1/2। तो इन दोनों स्ट्रक्चर को मिला के ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना दिया जहां पे नेगेटिव चार्ज इक्वली दोनों जगह डिवाइड हो गया, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग को मैंने डॉटेड लाइन से एक्सप्रेस कर लिया, एक तरह से वो रेजोनेंस का एरिया हो गया जहां ये चल रहा है। तो ये स्ट्रक्चर बन गया हाइब्रिड। अब देखो कि अगर मैं 1 और 2 की बात करूं तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर है कहीं ना कहीं क्या ये भी दोनों सेम ही है, और सेम है तो इन दोनों का थर्मल स्टेबिलिटी भी अगेन क्या होगा, सेम होगा। और सेम है इसका मतलब हाइब्रिड बनाने में 50% रोल है पहले स्ट्रक्चर का, और इतना ही 50% रोल कौन से स्ट्रक्चर का आ जाना चाहिए, दूसरे का। तो ये जो रोल है ये कहीं ना कहीं थर्मल स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का है। तो सीधा मैं कह सकता हूं कि अगर आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है तो उसका रोल भी हाइब्रिड बनाने में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हाइब्रिड फॉर्मेशन में स्टेबिलिटी के प्रोपोर्शनल काम हमेशा चलेगा। अब इसी में अगर मैं एक और एग्जांपल ऐड करूं, क्योंकि अभी तक तो हम इक्वल रोल की बात कर रहे थे, अब देखो कि मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन की जगह इसको न्यूट्रल एक एसिड की फॉर्म में लिख दिया, दैट कंपाउंड विल बी नेम्ड एज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड न्यूट्रल है, नेगेटिव चार्ज की जगह यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर हो गया, और ये लोन पेयर किसके साथ कॉन्जुगेटेड हो गया, पाई बॉन्ड। और कॉन्जुगेशन यहाँ पे अगर मेरे से बोला जाए तो पाई बॉन्ड कॉन्जुगेटेड विद लोन पेयर, किसी भी तरीके का कॉन्जुगेशन अगर अपने कंपाउंड में मिलता है तो हम ये बोलते हैं रेजोनेंस होगा। रेजोनेंस होगा तो इलेक्ट्रॉन हाई डेंसिटी से लो की तरफ डिलोकलाइज होना चाहिए, तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन से ये इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। अब देखो कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर शिफ्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन जाने के बाद यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इस वाले ऑक्सीजन पे पहुंचेगा तो इस पे चार्ज कौन सा शो करना पड़ेगा मुझे, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन से दो स्ट्रक्चर अपने सामने हैं, एक को मैंने बोल दिया स्ट्रक्चर नंबर 1 और एक को मैंने बोल दिया स्ट्रक्चर नंबर 2। तो ये न्यूट्रल कार्बोक्सिलिक एसिड ये कितने स्ट्रक्चर बना के अपने को दे रहा है, दो। अब देखो कि ये तो कहानी इमेजिनेटिव हो गया क्योंकि ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। यहां पे अगर मुझे हाइब्रिड बनाना हो तो सिंपल है कि ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तक इलेक्ट्रॉन का फ्लो चलेगा, दैट मीन्स कि ये है वो एरिया जहां पे मैं रेजोनेंस को प्रोपोगेट कर रहा हूं, पाई इलेक्ट्रॉन को डिलोकलाइज कर रहा हूं। दैट मीन्स कि इस एरिया में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। पहले ये न्यूट्रल था लेकिन इलेक्ट्रॉन जाने के बाद कौन सा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव। और पहले ये ऑक्सीजन भी न्यूट्रल था लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे रीच आउट कर रहा है तो कौन सा चार्ज क्रिएट हुआ, नेगेटिव।
तो दोनों को मिला के ये तीसरा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। अब ये तो हमें मालूम ही है कि इसको अगर मुझे एक नेम देना हो तो ये हाइब्रिड है। अगर मुझे प्रॉपर्टीज की बात करना हो तो मैं इसी स्ट्रक्चर का यूज करूंगा, क्योंकि ये क्या है, एक रियल स्ट्रक्चर है। तो अब तक ये हमें क्लियर है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनेटिव है, लेकिन इनके कंट्रीब्यूशन से जो स्ट्रक्चर बनता है वो रियल है या वो हाइब्रिड है। तो हाइब्रिड क्या है, कैसे बनाया जाता है, ये हम समझ पाए अभी तक। अब इसके आगे अगर मैं थोड़ा सा चलूं, तो जो ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका मतलब मेजर कंट्रीब्यूटर हो जाएगा। और कम स्टेबल वाला मेजर की जगह कौन सा कंट्रीब्यूटर हो जाएगा, माइनर। तो अब देखो कि इनके कंट्रीब्यूशन के बिहाफ पे अगर मैं रेजोनेंस के नेचर को रीडिफाइन करूं, तो बहुत ही एक वैल्यूबल सा पॉइंट अपने हाथ में लगता है। अगर दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रोल हाइब्रिड बनाने में सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या इक्वल पार्ट प्ले कर रहा है क्या। तो इस तरह का रेजोनेंस जहां पे दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है और दोनों का रोल भी हाइब्रिड बनाने में सेम है, तो इस तरह के रेजोनेंस को एक नेम में दे पाऊंगा, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। और इस वाले में भी अगर मैं देखूं तो रोल कहीं ना कहीं 50-50% है, तो ये भी कौन से रेजोनेंस का सीधा एक एग्जांपल नजर आता है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। बट जैसे ही अपन आते हैं थर्ड पे, तो आप ये देखते हो कि स्ट्रक्चर नंबर 1 कार्बोक्सिलिक एसिड का और स्ट्रक्चर नंबर 2, क्या ये दोनों सेम है। तो हम ये बोलेंगे ये तो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि एक तो न्यूट्रल है और दूसरा कहीं ना कहीं चार्ज वाला हो गया, डाइपोलर। तो अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हाइब्रिड बनाने में भी इनका रोल सेम नहीं होना चाहिए। तो हम ये बार बार बोल रहे हैं कि जो ज्यादा स्टेबल है उसका रोल ज्यादा होगा। तो नॉर्मली देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं न्यूट्रल स्ट्रक्चर डाइपोलर से या चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पहले वाला स्ट्रक्चर ज्यादा है तो ये हाइब्रिड फॉर्मेशन में मेजर कंट्रीब्यूटर हो गया। और सेकंड वाला स्ट्रक्चर अगर कम स्टेबल है तो ये मेजर की जगह कौन सा कंट्रीब्यूटर हो गया, माइनर कंट्रीब्यूटर। एक इमेजिनेटिव वैल्यू अगर मैं लूं तो 80% के आसपास रोल तो हो जाएगा पहले का, और 20% के आसपास रोल जो है वो कौन से स्ट्रक्चर का होगा। तो क्या इनका कंट्रीब्यूशन सेम है क्या, तो हम ये बोलेंगे इस बार तो ये डिफरेंट हो गया। तो पहले बात इक्वलिटी की चल रही थी, हमने बोला इक्विवेलेंट रेजोनेंस। लेकिन अगर अब बात नॉन इक्विलिटी की चल रहा है तो ये कौन सा रेजोनेंस हो जाना चाहिए, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो हाइब्रिड हमने समझा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रोल हमने समझा, उसके बिहाफ पे हमने कितने तरीके से रेजोनेंस को डिफाइन कर दिया। एक हो गया इक्विवेलेंट रेजोनेंस और एक क्या हो गया, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो ये जो दो वर्ड हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं अगर मैं रेजोनेंस की एप्लीकेशन को एसिड्स और बेसिस में एक्सप्लेन करूं। तो एक तो नेम आपके पास है इक्विवेलेंट रेजोनेंस, और एक नेम हमने यहां पे क्या डिफाइन कर लिया, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं स्टेबिलिटी का भी कंपेयर करने बैठ जाऊं तो इक्विवेलेंस ज्यादा इफेक्टिव होगा या नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो सिंपल इसके रूल की तरह इसको आपको याद रखना है। दैट मीन्स कि अगर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट में बनाऊं जो अक्सर अपन नोट की फॉर्म में लिखते हैं, ये नोट करेंसी नोट नहीं, लेकिन एग्जाम में अगर अपन इन नोट्स को याद रखते हैं तो ये बिल्कुल आपके डायरेक्ट बने हुए क्वेश्चंस हैं जो कई बार वेरियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस का जो इफेक्टिवनेस है, इक्विवेलेंट रेजोनेंस से जो रेजोनेंस एनर्जी क्रिएट होता है, ये हमेशा किसके कंपैरेटिवली ज्यादा इफेक्ट रहता है, नॉन इक्वल। तो अगर किसी कंपाउंड में इक्विवेलेंट रेजोनेंस बनेगा तो ये किससे ज्यादा वर्क करेगा, नॉन इक्वल से। तो ये चीज क्लियर है दोस्तों, इक्विवेलेंट को नॉन इक्विवेलेंट में डिफरेंस क्या है, और इक्विवेलेंट का हमेशा इफेक्टिवनेस हम किससे ज्यादा मानेंगे, नॉन इक्विवेलेंट से। जैसे अगर दो स्पीशीज हैं, एक में इक्विवेलेंट रेजोनेंस है और दूसरे में नॉन इक्विवेलेंट है, तो कौन ज्यादा स्टेबिलिटी शो कर सकता है, इक्वल वाला। किसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा, इक्वल वाला। तो इक्वल और नॉन इक्वल के बाद अब देखते हैं कि ये जो इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट जो हमने स्टेबिलिटी के लिए एक नोट की फॉर्म में इसको लिख दिया, ये किस जगह काम आता है। तो देखते हैं इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट फंक्शनिंग क्या है, कहां कहां पे ये अपने को अप्लाई करना है, और इनसे रिलेटेड क्या क्या अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं। अब देखो कि इसकी पहली कंडीशन पे बनाते हैं, कंपेयर करते हैं तीन कंपाउंड में रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ को।
एक हो गया सल्फोनिक एसिड, एक हो गया कार्बोक्सिलिक और एक एरोमेटिक आपका कंपाउंड हो गया फिनॉल। तो सल्फोनिक एसिड इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, और इन तीनों में सबसे वीकर या पुअरर एसिड कौन सा आपका हो गया? फिनॉल। तो सल्फोनिक एसिड नंबर 1, कार्बोक्सिलिक नंबर 2 और फिनॉल कौन से नंबर पे अपन लिख रहे हैं? थर्ड पे। तो एक तो ये ऑर्डर अपने को याद रख लेना ही है, क्योंकि यहां से बड़ी बार एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं। लेकिन अगर याद हमें रखना है तो किसी चीज को रट लेना ये अपने आप में सॉल्यूशन नहीं होता। याद रख लेना या रट लेना ये जब हैंडफुल होता है, जब उसका रीजन या लॉजिक भी अपने को क्लियर हो। तो ये ऑर्डर अपन याद तो रख लेंगे, लेकिन अगर अपने से कोई बोले कि रीजन क्या है, व्हाट इज लॉजिक बिहाइंड दैट, कि आप सल्फोनिक एसिड को नंबर 1 एसिड बोल रहे हो और कार्बोक्सिलिक को 2 और फिनॉल को 3, तो दैट मीन्स कि सल्फोनिक एसिड को अगर हम रीजनिंग की बात करें तो एसिड वो है जो डिसोसिएशन के बाद में आपको H प्लस देगा, और साथ में ये जो RSO3 माइनस है ये होता है कॉन्जुगेट बेस। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सल्फोनिक एसिड का आपने डिसोसिएशन करा दिया, प्रोटॉन के साथ में ये आपको प्रोवाइड कर रहा है कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस जितना ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, क्या उतना ही ज्यादा फॉरवर्ड ये रिएक्शन आना चाहिए। तो इस एसिड की जो स्ट्रेंथ है ये अल्टीमेटली किस आयन के या किस बेस की स्टेबिलिटी पे रिलेट हो जाता है डायरेक्टली। तो RSO3 माइनस की स्टेबिलिटी मुझे कंपेयर करना है। अब देखो कि RSO3 माइनस में एक सेंट्रल एटम तो आपका सल्फर हो गया, ये कितने एटम या कितने ऑक्सीजन से डायरेक्टली कनेक्टेड है? 3 से। तो वैसे तो ये तीनों सेम ही होते हैं, लेकिन ये जो एक नेगेटिव चार्ज है ये बारी बारी में कितने ऑक्सीजन पे शो कर सकता हूं। सबसे पहले मैंने ऑक्सीजन नंबर 1 पे इसको शो कर दिया, उसके बाद मैंने इसको ऑक्सीजन नंबर 2 पे शो कर दिया, और या फिर मैंने इसको कौन से ऑक्सीजन पे शो कर दिया? थर्ड पे। तो ये नेगेटिव चार्ज बारी बारी डीलोकलाइज हो रहा है ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, और 3 ऑक्सीजन पे अगर ये बारी बारी निकल के जा रहा है तो आप ये बोलोगे कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां से आपको मिलेंगे? 3। अब मुझे बताओ कि इसने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो 3 बना दिए, इनको नेम भी अपन ने दे दिया 1 2 एंड 3। तो ओवरऑल ये 3 है, हाइब्रिड बनी जाएगा तीनों जगह इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके। लेकिन क्या ये तीनों स्ट्रक्चर दिखने में सेम है क्या? तो आप ये बोलोगे कि सल्फोनिक एसिड के डिसोसिएशन से जो कॉन्जुगेट बेस बना ये हमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहा है, और तीनों अगर ये दिखने में सेम है तो ये कौन से रेजोनेंस का एग्जांपल हो गया? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो कहीं ना कहीं इफेक्टिवनेस इसकी ज्यादा कंसीडर हो गई। अब देखो आते हैं अपन सेकंड नंबर कंटेंडर। दूसरे नंबर का एसिड मैंने किसको बोला था? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड है तो डिसोसिएशन इसका होना चाहिए, और आफ्टर डिसोसिएशन अगेन इट कैन प्रोवाइड H प्लस। H प्लस दे रहा है तो ही मैं बोल रहा हूं कि एसिड है। इसने भी कॉन्जुगेट बेस बना लिया कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन अगर मैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो को शो करूं तो अभी थोड़ी देर पहले भी हमने इसी का एग्जांपल लिया था। ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बना के देगा? तो सबसे पहले तो मैं एज ए नंबर जाऊं कि इट कैन प्रोवाइड 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या ये दोनों भी दिखने में सेम है? तो 2 स्ट्रक्चर बने, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात रही कि दोनों अगर सेम है तो ये कौन सा रेजोनेंस हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। तो सल्फोनिक एसिड ने 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे जो तीनों क्या थे? इक्वल। कार्बोक्सिलेट आयन ने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिए, लेकिन वो दोनों भी क्या है? इक्वली है। अब देखो कि जो तीसरे नंबर का एसिड था फिनॉल, फिनॉल आफ्टर डिसोसिएशन C6H5O माइनस एंड H प्लस, और ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है इसको अगर मुझे एक नेम भी देना है तो इट कैन बी नेम्ड एज फिनोक्साइड आयन। ये एसिड बड़ा एसिड है, स्ट्रॉन्गर है या वीकर है, ये कॉन्जुगेट बेस या फिनोक्साइड आयन की स्टेबिलिटी से ही मालूम चलना है। अब देखो कि ये कंपाउंड में बेंजीन है, तो कॉन्जुगेट बेस में भी आपको बेंजीन का रेजोनेंस मिल ही जाना है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो फेनोक्साइड आयन अपने को कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दे सकता है? सबसे पहले तो ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज इस जगह है, ये डीलोकलाइज होके आएगा ऑर्थो पे, ऑर्थो के बाद ये आएगा पैरा पे, घूम फिर के वापस आएगा ऑर्थो पर, फिर ये घूम फिर के फिर पहुंच जाना है ऑक्सीजन पे। तो ये नेगेटिव चार्ज पूरे रिंग में डीलोकलाइज होगा, और इसी कंप्लीट रिंग के डीलोकलाइजेशन की वजह से आप फिनॉल को एक नेम भी देते हो एरोमेटिक स्ट्रक्चर। अब देखो कि ये ऑक्सीजन पे है, ऑर्थो पे आ गया, ऑर्थो से शिफ्ट होके पैरा पे आ गया,
पैरा से वापस घूम के चला गया ऑर्थो पे, और घूम फिर के वापस अपने ऑक्सीजन पे चला गया इस जगह आके। तो बेंजीन से रिलेटेड कोई भी स्पीशीज हमेशा ही आपको कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है? 5। दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन घूम फिर के ऑक्सीजन से ऑक्सीजन तक आने के लिए टोटल कितनी बार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आपको बनाने पड़ेंगे? 5। ये हर उस कंपाउंड की कहानी है जिसको आप बेंजीनोइड एरोमेटिक बोलते हो। तो काउंटिंग मैंने किया तो मुझे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नजर आए? 5 नजर आए। अब देखो कि क्या ये पांचों दिखने में सेम है या ये एक दूसरे से अलग नजर आ रहे हैं। तो इनको अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप ये बोलोगे कि एक बार तो ये नेगेटिव चार्ज पहले वाले में किस जगह नजर आता है? ऑक्सीजन पे। लेकिन अगली स्ट्रक्चर में कार्बन पे आ गया, और पोजीशन भी कहीं ना कहीं चेंज हो ही रहा है ऑर्थो पैरा पे। तो ये सेम तो नहीं हो सकते। नेगेटिव चार्ज कभी ऑक्सीजन पे घूम रहा है, कभी कार्बन पे घूम रहा है, पोजीशन भी चेंज कर रहा है ऑर्थो पैरा के रिगार्डिंग। तो ये रेजोनेंस काउंटिंग तो 5 में निकल के आ रहा था, लेकिन ये कौन सा निकला? नॉन इक्विवेलेंट। तो अब अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरे पास तीनों एसिड का डेटाबेस आ गया। इस डेटाबेस से अगर अब एसिडिक स्ट्रेंथ में लिखूं तो सल्फोनिक एसिड इसलिए नंबर 1 पे है क्योंकि ये इसका कॉन्जुगेट बेस 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा, और तीनों कौन सा रेजोनेंस के एग्जांपल होंगे? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। कार्बोक्सिलेट आयन इसलिए नंबर 2 पे रहेगा क्योंकि ये कहने में तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस का एग्जांपल है, जो एक बड़ी चीज होती है, लेकिन यहां 3 थे और यहां कहानी कितनी रह गई? 2। फिनॉल दिखने में तो सबसे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है, लेकिन इसकी एक गलती इससे हो गया कि इक्वल की जगह किस फॉर्म में चला गया? नॉन इक्वल। तो ये जो इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस का रीजन है, ये डायरेक्टली अपने किस लॉजिक को सॉल्व करने में काम आ गया? एसिडिक स्ट्रेंथ को। तो कार्बोक्सिलेट आयन और फिनॉल का जो कंपैरिजन है, ये तो अपने एम्स में भी एक बार एसर्शन रीजन की फॉर्म में बना है। तो क्लियर है इक्वल नॉन इक्वल का क्या इंपैक्ट होता है अगर मैं प्रॉपर्टीज की बात करूं। तो चलिए, मैंने एसिड की तो बात कर लिया, अब आते हैं अपन एक बेस पे। अब देखो कि वापस से एक रिजल्ट में लिखता हूं। रिजल्ट को अपन हमेशा किस फॉर्म में याद रखते हैं? नोट की फॉर्म में। इसको तो याद भी रखना क्योंकि ये भी वो क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जामों में नजर आता है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो नॉर्मली बेस होते हैं उसमें से एक कंपाउंड होता है ग्वेनिडीन। ग्वेनिडीन के लिए जो आपको याद रखना है, ग्वेनिडीन इज मोस्ट बेसिक अमंग ऑल नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो अगर किसी भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में मैं कंपैरिजन करूं तो बेस नंबर 1 अक्सर आप किस कंपाउंड को लिखते हो? ग्वेनिडीन को। तो याद तो हम इसको रख ही लेंगे, लेकिन जैसे ही एक स्टेटमेंट अपने सामने आता है तो अपने दिमाग में एक होता है कि ऐसा इसमें क्या है कि ये सबसे ज्यादा एक स्ट्रॉन्गर बेस है। एमीन भी हो गए, एमाइड भी हो गए, यूरिया भी हो गया, पायरोल भी हो गया, पायरिडीन भी हो गया, लेकिन सबसे कंपैरेटिवली मैं किसको मोस्ट बेसिक बोल रहा हूं? ग्वेनिडीन को। तो वाई वाली बात जैसी आती है तो हमें रीजनिंग पे जाना पड़ेगा। अब देखो कि ऐसा क्यों है, ये देखने के लिए मुझे सबसे पहले तो मुझे देखना पड़ेगा कि ग्वेनिडीन बेसिकली कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये स्ट्रक्चर है ग्वेनिडीन का NH2C डबल बॉन्ड NH एंड NH2। 3 नाइट्रोजन है तो तीनों जगह कहीं ना कहीं न्यूट्रल स्टेट में एक एक लोन पेयर तो ये शो कर ही रहा है। तो इस कंपाउंड में 3 लोन पेयर हैं। अब देखो कि इसको मैं बोल रहा हूं कि अपने आप में ये स्ट्रॉन्गर बेस है। तो दैट मीन्स कि अगर इसकी बेसिक स्ट्रेंथ से रिलेशन मुझे देखना है तो बेस नॉर्मली किससे रिएक्शन करते हैं? एसिड से। और एसिड का मतलब यहां पे रिएक्शन करने के लिए किसको पकड़ के लेके आ गया? H प्लस को। H प्लस आप कौन सा चार्ज देख पा रहे हो? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो रिएक्शन में ये कौन से चार्ज की तरफ इसको भागना चाहिए? किस चार्ज को ये ढूंढेगा? नेगेटिव चार्ज को। नेगेटिव चार्ज का मतलब बोलते हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां पे हाई हो। तो इस पॉजिटिव चार्ज को वहां अटैक करना है इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई नजर आए। अब देखो कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको इस नाइट्रोजन पे भी नजर आ रहा है, लोन पेयर है। इस वाले नाइट्रोजन पे भी नजर आ रहा है, यहाँ पे भी लोन पेयर, और तीसरे वाले पे भी नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी क्या है? लोन पेयर है। तो ये 3 नाइट्रोजन पे अटैक कर सकता है। तो एक तो क्वेश्चन अपना ये भी रेज होता है कि इन तीनों में से ये किस पे अटैक करेगा, या किसी पे भी कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये उस जगह अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलती हो। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा इसको अवेलेबल हो। अब मैं यहां पे अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो ये जो लोन पेयर पहले वाला है, ये क्या रेजोनेंस में इन्वॉल्व है? इसका मतलब ये तो डीलोकलाइज हो जाएगा।
डीलोकलाइज होने का मतलब ये तो यहां से निकल के दूसरी जगह पहुंच जाना है। डेट मीन्स की ये लोन पेयर तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे डीलोकलाइज होगा इस नाइट्रोजन से यहाँ पे, और अगर ये निकल के गया तो कौन सा चार्ज नाइट्रोजन पे बना के जाएगा, नेगेटिव। यहां पहुंचेगा तो कौन सा चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। ये वाला लोन पेयर भी पाई बॉन्ड के साथ आपको डी शिफ्टिंग में नजर आना चाहिए, कॉन्जुगेटेड है। तो ये लोन पेयर भी डीलोकलाइज है, बिकॉज ये भी किसमें इन्वॉल्व है, रेजोनेंस में। रेजोनेंस में है तो ये भी अपना नाइट्रोजन छोड़ के इस नाइट्रोजन पे पहुंच जाना चाहिए, शिफ्ट हो जाएगा। निकल के चला गया तो कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। आप बोलोगे डीलोकलाइज हुआ तो इसका मतलब ये अपनी जगह अवेलेबल ही नहीं होगा। अवेलेबल नहीं होगा तो क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखने में लोन पेयर की थी, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे कौन सा चार्ज नजर आएगा, नेगेटिव। तो ये दोनों लोन पेयर तो इस नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे, और इस नाइट्रोजन पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिखेगा क्या, रेजोनेंस की वजह से। तो अगर आपसे अब बोले कि गोनेडीन में कौन से नाइट्रोजन पे अटैक होगा, तो इस पे नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, अवेलेबिलिटी कम है। इस पे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे भी रीजन सेम है, लेकिन ये जो नाइट्रोजन है क्या, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे ही है क्या। तो अगर आप मेरे से कोई बोले कि एसिड कहाँ पे अटैक करना चाहिए, तो मैं बोलूंगा कि इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा। तो इस नाइट्रोजन पे मैंने इसको अटैक करवा दिया, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो ये नाइट्रोजन प्रोटोनेटेड हो गया। इलेक्ट्रॉन जाने के बाद कौन सा चार्ज बना, पॉजिटिव। अब ये देखो कि ये अगर बेस है, तो बेस ने जैसे ही प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये क्या चीज इसने बना ली, कॉन्जुगेट एसिड बना लिया, या फिर एसिड बेस की रिएक्शन से सिंपल ये जो स्ट्रक्चर बना इसको मैं क्या बोलता हूँ, प्रोडक्ट। अब ये बेस स्ट्रॉन्गर है या वीक है, क्या मेरे पास एक सिंपल लॉजिक है कि अगर ये प्रोडक्ट आपका हाईली स्टेबल हुआ तो बेस स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, और अगर ये प्रोडक्ट कम स्टेबल हो गया तो बेस स्ट्रॉन्गर की जगह क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे किसकी थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, इस प्रोडक्ट की या इस कॉन्जुगेट एसिड की। तो इसका एक बार डिसेक्शन करते हैं। अब देखो कि ये है वो प्रोडक्ट जो ग्वानिडीन और एसिड के बीच में रिएक्शन से बना। नाइट्रोजन का लोन पेयर अब भी है, इस नाइट्रोजन का लोन पेयर अब भी है, ठीक। इसको मैंने बोल दिया ये ए है, और ये नाइट्रोजन को मैंने बोल दिया बी, है तो सेम ही लेकिन ए और बी नाम दे दिया। तो ये लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है इस पॉजिटिव चार्ज के साथ, और ये वाला लोन पेयर भी इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कॉन्जुगेटेड है। तो कॉन्जुगेशन का मतलब प्रोडक्ट में आपको क्या चीज नजर आ रही है, रेजोनेंस नजर आ रहा है। अब देखो कि रेजोनेंस क्या करेगा, ए वाला लोन पेयर भी शिफ्ट होगा इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और अगली बार बी वाला लोन पेयर भी शिफ्ट होना चाहिए। तो जब ए वाला लोन पेयर शिफ्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज और ये हो गया न्यूट्रल, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मुझे मिला। और जब ये बी वाला लोन पेयर शिफ्ट हो रहा है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिला। तो ओवरऑल घुमा फिरा के इस प्रोडक्ट में मैंने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके देखा, और मुझे कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिली। तो आप ये बोलोगे कि प्रोडक्ट ने कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिए, 3 बना दिए। तो ये 3 तो कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन अगर मैं तीनों को अच्छे से देखूं तो क्या ये तीनों दिखने में सेम ही है क्या, तो सेम है इसका मतलब प्रोडक्ट में कौन सा रेजोनेंस आप डिफाइन कर पाए, इक्विवेलेंट रेजोनेंस। तो काउंटिंग तो कमी थी, लेकिन ये जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस वर्ड है ये तो बहुत इफेक्टिव वाली बात हो गई। तो इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है ये बाकी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के कंपेयर में ज्यादा स्टेबिलिटी शो करेगा, क्योंकि इन किसी में भी अपने को कौन सा रेजोनेंस नहीं मिलेगा। तो प्रोडक्ट को जैसे ही मैंने इसको हाईली स्टेबल लिखा तो ऑटोमेटिकली ये मोस्ट बेसिक भी साबित हो जाता है बाकी कंपेयर में। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का रोल क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनेटिव हो गए, हाइब्रिड रियल हो गया, जो सारी कहानी अपने को कंपाउंड के बारे में बताएगा। इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस से क्या क्या फर्क पड़ता है कंपाउंड में, ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल से देखा। तो आगे अगले वीडियो में ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मेजर और माइनर कंट्रीब्यूशन हम हाइब्रिड बनाने में देखते हैं। तो अपना टॉपिक रहेगा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नेक्स्ट वीडियो में ये टॉपिक लेके मैं आपके सामने आऊंगा। तो
रेजोनेंस का ये तीसरा वीडियो है। प्रीवियस अगर 2 वीडियोस हमने नहीं देखे हो तो उनको एक बार अच्छे से देखना, क्योंकि इन वीडियोस को भी अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो नीट में या इवन आईआईटी मेंस में अपने को कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन वो सारे क्वेश्चंस तो लेते ही हैं जो एग्जाम में आए हैं, और साथ में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी पैरेलल लेके चला जा रहा है। तो लाइक करो, शेयर करो, और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो इस पेंडेमिक की वजह से अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं एग्जाम में, क्योंकि 21 में आईआईटी का डेट तो अपने पास है, नीट का डेट भी जल्दी अनाउंस होगा, सिलेबस में जो एक वेरिएशन है, ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी आने वाले शायद 1 वीक में। तो इन वीडियोस को उन स्टूडेंट तक भी पहुंचाओ जो अपने कांटेक्ट में हैं। डेट मीन्स कि अपने को प्रिपेयर होना है, और प्रिपेयर होने का सिंपल एक तरीका है, जितने क्वालिटी एग्जाम में पूछा जाता है उतना ही क्वालिटी में कहीं ना कहीं हम भी डील करें, तो आपको सब कुछ मिलेगा इस यूट्यूब चैनल पे। वी एडुकेटर ऐप पे भी आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो प्ले स्टोर से एडुकेटर ऐप को डाउनलोड करो, और इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, स्प्रेड करो। ये बहुत ज़्यादा हैंडफुल है। आने वाले टाइम पे थोड़ा सा और फ्रीक्वेंट में लेक्चर्स बना के दूंगा। अगर कोई स्पेशल टॉपिक्स या लॉजिक्स हमें समझने हो तो उनको आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के दे सकते हो, वो चीज़ अपन डेफिनेटली लेक्चर्स में इंक्लूड करेंगे। और भी अगर कोई असिस्टेंस या किसी हेल्प का नीड हो तो इस पे कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के दे सकते हो। तो अभी के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, सी यू सून स्टूडेंट्स। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके भाई।